नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। एसआईआर को लेकर देश भर में जारी राजनीतिक घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया को लेकर ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया है जिससे मतदाताओं के बीच डर और भ्रम का माहौल बन रहा है। जीतू पटवारी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वह धांधली कर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। जीतू ने बिहार के चुनाव परिणामों पर भी संदेह जताया है। हालांकि भाजपा इन आरोपों को सीरियस से खारिज कर रही है और कांग्रेस के बयानों को राजनीतिक भ्रम फैलाने वाला बता रही है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर भाजपा ने पूरे देश में ऐसा नैरेटिव सेट किया है जिससे डर का माहौल बन रहा है। यह आरोप है मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का। पटवारी ने मीडिया से बातचीत में आगे कहा कि पहले निर्वाचन आयोग का काम जनता के वोट के अधिकार को सुरक्षित करना था, लेकिन भाजपा अब ऐसा नैरेटिव सेट कर रही है जिसमें यह डर दिखाया जा रहा है कि जनता को अपने वोट की सुरक्षा खुद करनी होगी। इस नैरेटिव से निपटने के लिए कांग्रेस को कहीं ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि राज्य के तमाम बड़े नेताओं की ब्लॉक स्तर पर ड्यूटी लगाई गई है। बतौर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद एक ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालेंगे। एसआईआर की मॉनिटरिंग को लेकर जिला स्तर पर एक मैकेनिज्म बनाया गया है। इसका मकसद आम मतदाता के वोट की रक्षा करना है। एसआईआर को लेकर मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि चूंकि ये चुनाव आयोग ने पहली बार देश में नैरेटिव सेट किया है कि आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित अब आपको रखना है। पहले नियम ये था, या भारत के संविधान में ऐसा है, या मौलिक अधिकार आपके ये कहते हैं कि चुनाव आयोग आपके वोट को सुरक्षित रखेगा। अभी चुनाव आयोग और भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने कहा आपके वोट को आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए मेरा प्रदेश की जनता से आग्रह, प्रार्थना है, अपील है कि ये जो आपके वोट को एसआईआर के माध्यम से फॉर्म प्रोसेस पद्धति जो भी डबल आई है, इसको आप पूर्ण करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। वो हेराफेरी से सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। जीतू पटवारी ने बीजेपी की बिहार में जीत पर सवाल भी खड़े किए। हालांकि जीतू पटवारी के आरोपों को बीजेपी सीधे तौर पर नकार रही है, साथ ही उनके बयान पर हमलावर भी है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेता इतनी हार के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। जनता ने पटक पटक के मारा, हर जगह समाप्त होते जा रहे हैं, पर तो भी समझ में नहीं आ रही। लोकतंत्र में जनता का आदेश ही शिरोधार्य करना, यह हमारा कर्तव्य है। हम राजनीतिक क्षेत्र में यदि काम कर रहे हैं, आपके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस इससे पहले भी एसआईआर को इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का डरावना प्रयास कहकर संबोधित कर चुकी है। साथ ही वो खुद को संविधान का संरक्षक कहने से भी नहीं चूकती। बहरहाल मध्य प्रदेश समेत देश भर के 12 राज्यों में एसआईआर जारी है। जगह जगह से आने वाली खबरें कभी इसके सुचारू रूप से चलने और कभी इसकी दिक्कतों को उजागर करती रहती है, लेकिन इस पर होने वाली सियासत लगातार एक ही सुर में जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो शुद्धिकरण की सियासत, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है अजय धौलिया जी, बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े, और आशीष दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय धौलिया जी, आपके पास विश्वास सारंग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को हार मिल रही है हर जगह, फिर भी कुछ सीख नहीं मिल रहा है। हार के बाद तो और भी सवाल उनके तीखे हो गए तेवर, क्योंकि एसआईआर का ये पूरा मामला बिहार से इसकी आंधी उठी, अब मध्य प्रदेश में भी एसआईआर को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। जीतू पटवारी साफ तौर पर पूछ रहे हैं बीजेपी कौन से नैरेटिव सेट कर रही है, क्या इस नैरेटिव की कहानी है अजय जी? लेकिन राघवेंद्र जी, मुझे लगता है कांग्रेस की जो हास्यास्पद सोच है, जिसको हम कहेंगे लोकतंत्र को लेकर जो विचार है, वो देश के सामने परिभाषित हो रहा है। एक तरफ वही कांग्रेस है जो संविधान की किताब हाथ में लेके घूमती है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 कंप्लीटली एम्पावर्ड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव जब जब आवश्यकता पड़े तब करे। देश में कोई पहली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो रहा है। इसके पूर्व भी वर्ष 2002-2003 में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया हो चुकी है। इतने वर्षों के बाद में मतदाता सूचियों में अशुद्धिकरण आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
मतदाता स्थलांतरित कर जाते हैं, मतदाता मृतक हो जाते हैं, मतदाता कई दूसरी जगह अपना नाम जोड़ लेते हैं, और जो अप्रवासी लोग हैं उनके नाम हटाना, ये ऑब्जेक्टिव, ये 4 कैटेगोरिकल ऑब्जेक्टिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के होते हैं। अब हमने देखा कि बिहार का जब विधानसभा चुनाव की आहट थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हम बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, क्योंकि वहां सूचनाएं जो स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो रही थी उसमें मतदाता सूचियों में अशुद्धिकरण था। इनिशियल ड्राफ्ट लिस्ट आई 67 लाख नामों को इनिशियल ड्राफ्ट लिस्ट में से हटा लिया गया था। एडीआर, पीयूसीएल, योगेंद्र यादव और आरजेडी लगभग और कुछ अन्य लोग, ऐसे लगभग 5 पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ड्राइव को रोकने के लिए लगाए गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये कंप्लीटली प्रिरोगेटिव है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट ये चुनाव आयोग का, क्योंकि हम उसको रोक नहीं सकते। दूसरा विषय उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची जो ड्राफ्ट इनिशियल लिस्ट है जिनके नाम हटाया जा रहा है उसको पब्लिश किया जाए। तो विद इन 24 आवर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन जब आए, चुनाव आयोग ने वो लिस्ट पब्लिश कर दी। चुनाव आयोग ने इन सारे राजनीतिक दलों को भी कहा कि जिन लोगों के नाम कटे जा रहे हैं वो आप ही के पास क्यों आ रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं जा रहे, वो अपील नहीं फाइल कर रहे हैं, वो ना तो सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, लेकिन वो आप ही के पास क्यों आए। तो ये भी एक प्रश्न जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया। फिर कहा था कि आप सारे जितने राजनीतिक दल हैं उनके जो बूथ लेवल के एजेंट हैं उनका ये काम था कि जिन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं या जिन लोगों को असुविधा हो रही है आप उनकी मदद कीजिए अपील फाइल करने में। आपको जानकर हैरानी होगी, मात्र 7,000 अपील फाइल हुए थे और फाइनल लिस्ट जब आई थी बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, 47 लाख नामों को हटा दिया गया था, नए 21 लाख नाम जुड़े थे। तो मुझे लगता है जो पूरा हो हल्ला विपक्ष ने खड़ा किया था कि वोट चोरी के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है, अब उसी परिप्रेक्ष्य में आप आ लीजिए, बिहार का चुनाव बहुत व्यवस्थित रूप से हो गया। पहली बार हिस्टोरिकली बिहार में ना, लेकिन विपक्ष के सवाल जस के तस है एसआईआर को लेकर। अजय जी, भले ही बिहार रिजल्ट्स आपके पाले में आपके पक्ष में है, लेकिन एसआईआर पर विपक्ष टच से मस नहीं हो रहे, क्योंकि इस बार ईवीएम पर कोई सवाल नहीं है विपक्ष के, इस बार वोटर लिस्ट पर कोई सवाल नहीं है, एसआईआर पर पूरा का पूरा फोकस है। यही तो विपक्ष है राघवेंद्र जी, हर बार गोल पोस्ट चेंज करना विपक्ष का काम है। अब तक के 41 बार से अधिक देश के सर्वोच्च न्यायालय में और विभिन्न हाईकोर्ट्स में विपक्ष या विपक्ष से समर्थित लोगों ने पिटीशन लगाई थी ईवीएम की सैंक्टिटी को लेके कि ईवीएम में लूपहोल्स होते हैं, ईवीएम के माध्यम से ईवीएम को रिग किया जाता है, लेकिन वो कभी प्रूव नहीं कर पाए। अब नया नैरेटिव क्या खड़ा करना, तो नया नैरेटिव आया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से जो हमारे मतलब जो विपक्ष के वोटर्स है उनको काटा जा रहा है। तो भाई जिनको काटा जा रहा है उनके पास में दावे आपत्तियों के लिए उचित समय दिया जाता है, क्या वो दावे आपत्तियां कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो कांग्रेस का नैरेटिव था ना, ये देश की जनता भली भांति जान के, बिहार की जनता जान गई थी। बिहार की जनता ने पहली बार बम्पर वोटिंग किया, पहली बार ना बिहार में बूथ कैप्चरिंग हुई, ना बिहार में कहीं दोबारा मतदान हुआ। बिहार की जनता ने जनादेश के माध्यम से एक ऐसी सरकार को चुना और कंप्लीट बहुमत के माध्यम से सरकार को चुना। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि बात कर ले राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में यही विपक्ष कहता है कि हमने हमारे विपक्ष के नेता उमंग सिंघार जी ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा था कि लगभग 47 सीटों पे इलेक्शन को रिग किया गया था, इलेक्शन को साबोटाज हुआ था, ऐसी उनकी मांग थी। फिर हमने प्रश्न पूछा कि यदि आप इलेक्शन से प्रभावित थे तो जो 45 डेज का टाइम फ्रेम होता है, किसी इलेक्शन से कोई प्रभावित होता है तो उसको चुनाव याचिका दाखिल करनी होती है, इलेक्शन पिटीशन हम जिसे कहते हैं, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में दाखिल करनी होती है। मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी इलेक्शन पिटीशन फाइल की है कांग्रेस ने? यदि 2023 के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स थे, बिल्कुल भी नहीं। तो कांग्रेस सिर्फ एजेंडा खड़ा करना जानती है। ठीक है, जो नैरेटिव की बात जीतू पटवारी कह रहे हैं, वही बात आप उन पर उल्टा मढ़ रहे हैं। शिंपी जी से जवाब ले लेते हैं। शिंपी जी, वही सवाल आपसे, नैरेटिव की बात हमने अजय धवलिया जी से की, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएलए की जो बात है वो सामने आ गई, आपके बीएलए जो है बीएलओ के साथ होंगे, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है कांग्रेस को एसआईआर प्रोसेस में मध्य प्रदेश में? आदरणीय धवले जी ने बिहार एसआईआर पे बात करी है, उस पर हम बाद में जवाब देंगे। पहले हम लोग मध्य प्रदेश की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पहले दिन से जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो मजाक बनी हुई है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन से महीने में एसआईआर हो रही है, नवंबर के महीने में। मध्य प्रदेश की कामगार आबादी में 60% हिस्सा किसका है? कृषि आबादी का। और नवंबर का जो महीना है वो धान कटाई के लिए, गेहूं की बुवाई के लिए प्रमुख समय समझा जाता है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा कि बीएलओ किसान को ढूंढता रहेगा, किसान बीएलओ को ढूंढता रहेगा। ठीक है, अब आप आ जाइए शहरी क्षेत्र की तरफ। अगर हम शहरी क्षेत्र में देखें
तो आप ये देखिए कि पहले दिन से 4 नवंबर से जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, मध्य प्रदेश के समाचार पत्र इस बात को प्रकाशित कर रहे हैं कि प्रथम 4 दिन कई जिलों के 85% बूथ के ऊपर प्रपत्र नहीं पहुंचते हैं। अब एसआईआर की गति किस तरीके से चल रही है, मैंने उसकी व्यवस्था तो की जा रही है ना, उसकी व्यवस्था एनसीसी एनएसएस के जो बच्चे हैं वो भी मैदान में उतर रहे हैं। हमें पूरी बात रखने दीजिए। जो अनियमितताएं हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं। 13 दिन के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया की गति क्या चल रही है? अगर अशोकनगर में 17% हुई है, तो शहडोल जिला जो 55 जिले में सबसे अंतिम पायदान में है, उसमें एसआईआर की प्रगति कितनी हुई है? 0.73%, यानी पूरी 1% भी नहीं हुई है। कलेक्टर शहडोल 2 बीएलओ को सस्पेंड कर देते हैं। अब आप बीएलओ की व्यथा सुनिए। वो 13 दिन से वार्ड में घूम रहे हैं। आज दिन तक कई बीएलओ ऐसे हैं जिनके पास 2003 की सूची तक मौजूद नहीं है। उनसे ये कहा गया था कि नगर निगम में या नगर पालिका में हेल्प डेस्क होंगे। वो जब हेल्प डेस्क पे जाते हैं तो वहां से उनको लिंक पकड़ा दिए जाते हैं, जो लिंक खुलते नहीं है। कई क्षेत्रों में कहीं मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कहीं सर्वर डाउन है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पोर्टल नहीं खुल रहे हैं। इसके साथ आप ये देखिए कि बीएलओ किस तरह के अपॉइंट हुए हैं मध्य प्रदेश में। कोई मिड डे मील वर्कर है, कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, कोई फॉरेस्ट गार्ड है, कोई इलेक्ट्रिसिटी रीडर है। इंदौर के अंदर भी कांग्रेस ने इसके ऊपर निर्वाचन आयोग को शिकायत करी। दे आर नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स विच इज अगेंस्ट द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। साथ में 28,000 मजदूर पलायन कर चुके होंगे। लगभग 6.25 करोड़ वोटर मध्य प्रदेश में है। जब 0.73% एसआईआर अभी 13 दिन में कंप्लीट हुई है, तो आपको लगता है कि 6.25 करोड़ मतदाताओं के पास ये फॉर्म चले जाएंगे, सत्यापन हो जाएगा, ये भर जाएंगे। 9 दिसंबर को आपने ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करने की बात करी है, तो आपने तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया को मध्य प्रदेश में मजाक बना के रखा हुआ है। उसके बाद जो ये बिहार के ऊपर बात कर रहे हैं, तो 67 लाख वोटर्स के इन्होंने नाम काटे, 16 लाख नए आवेदन आए, 21 लाख जोड़े गए हैं। 5 लाख नाम तो आपने बिना एसआईआर के फॉर्म भरे उनको आपने जोड़ दिया। किस आधार पे जोड़ा? साथ ही यादवेंद्र यादव जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर करी है, उसमें उन्होंने स्पष्ट पूछा कि ड्राफ्ट सूची में आपने 3.66 लाख वोटर्स का नाम काट दिया। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट लाएंगे राघवेंद्र जी, तो उसमें से कितने वोटर्स हैं जिनको तो जानकारी भी नहीं थी कि उनके नाम काट दिए गए, तो दावे आपत्तियां कहां से आएंगी? यादवेंद्र यादव जी ने अपनी पेटिशन में बहुत स्पेसिफिकली कहा कि एक विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख डुप्लीकेट नाम है। लगभग विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 65 लाख डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है, जिसके ऊपर अभी डिसीजन नहीं आया है। ठीक है। पहले इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो आ जाने देते, उसके बाद आप 12 राज्यों में एसआईआर घोषित करते। ठीक है। इसी सवाल का जवाब आशीष दुबे जी से ले लेते हैं। इनके पास अपना एक अनुभव है, वरिष्ठ पत्रकार। आशीष जी, प्रोसेस की बात हो रही है, गति की बात हो रही है, और एक बात हो रही है कि क्या जल्दबाजी में किया जा रहा है ये पूरा प्रोसेस मध्य प्रदेश में? क्योंकि बिहार में जब एसआईआर प्रोसेस की बात हुई तो ये कहा गया चुनाव से पहले। मध्य प्रदेश में अभी कोई चुनाव भी नहीं है सामने, तो क्या प्रोसेस और भी स्मूथ हो सकता था? थोड़ा टाइम लेके किया जा सकता था, जिस तरह से जो शिल्पी जी बात कर रही है, जो कांग्रेस बात कर रही है, ये कितना वाजिब आपको लग रहा है आशीष जी? नहीं, देखिए, एक बड़ा प्रोसेस है। इतने सारे मतदाताओं का एक किस्म से वेरीफाई करना, सारी चीज़ें करना लंबा समय लगता है। और जब नॉर्मल कोर्स में भी जब ये मतदाता सूची का रिवीजन होता है और ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें कई मौके होते हैं। तो अभी चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है और अभी जो प्रक्रिया चल रही है, तो हो सकता है कि इसका भी बाद में कभी कोई इस तरह की कोई स्थितियाँ बने कि उसको एक बार फिर से कोई मौका मिल जाए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये जो मध्य प्रदेश में प्रोसेस शुरू हुआ है, उसमें जो बीएलओ और जो दूसरा जो अमला लगा हुआ है, वो जब घरों पे आते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनका भी जो एक दिक्कतें हैं या उनको भी जो उलझने हैं, वो भी समझ में आ जाती है। वो भी चुनौतियों से वो भी जल्दी शुरू हुआ है। कुछ उनको भी दिक्कतें हैं, रिवीजन और ये सारी चीज, मतलब प्रॉपर उसकी जो प्रोसेस है, इन सबको को लेकर वो भी थोड़े से गाफिल या थोड़े से कंफ्यूज दिखते हैं। मैंने खुद भी उन लोगों से बात की है, तो उसमें ऐसा लगता है। तो ये उस नाते लगता है कि जल्दी हो रहा है, लेकिन जल्दबाजी में हो रहा है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में चूंकि समय है, 3 साल लगभग पूरे ही हैं चुनाव को। पार्टी यहाँ कांग्रेस के पास भी 35-38% वोट हैं, ठीक ठाक उसका जनाधार है यहाँ अभी भी। तो
वो अपने तरीके से इस पर आवाज़ उठा सकती है, फिर से इसके पुनरीक्षण और इस तरह की चीज़ों का मौका ले सकती है। लेकिन अभी सिर्फ ये बोलना कि ऐसा हो रहा है, पिछले कई दिनों से ऐसी बातें की जा रही है, ऐसे में ये मौका गंवाने जैसा भी होगा कि जितना भी मौका है उसको बहुत तरीके से कांग्रेस अपने तरह से उस पर नज़र रखे या उसको जो भी चीज़ें उसको लेकर के आवाज़ उठाए। तो ये भी देखना होगा कहीं सिर्फ उस प्रोसेस की खामियां निकालने में उस प्रोसेस का वक्त ना चला जाए जिसमें कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। बिहार का बात मानी जा सकती है कि बिहार में बहुत चुनाव के पहले तो बावजूद 3 साल चुनाव के ऐलान होने के पहले से प्रोसेस वहाँ भी शुरू हुआ था। तो उसको अगर हम उसका राजनीतिक पक्ष देखें तो कांग्रेस ने और दूसरे दलों ने इसको मुद्दा बनाया था कि सब इसमें गड़बड़ होगी, वोट काटे जाएंगे, फलाना और ये सब चीज़ें होंगी। तो उस वक्त भी उनके पास मौका था 3 साढ़े 3 महीने का, तो उस वक्त भी जितनी कोशिश की जा सकती थी उन्होंने की होगी, लेकिन लगता नहीं है कि वो उतना असरदार सिद्ध हो पाया। लेकिन आशीष जी, मध्य प्रदेश में जो नैरेटिव सेटिंग की बात अभी कर रही है, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, क्योंकि चुनाव सामने है नहीं, राजनीतिक फायदा बिहार में जरूर इसको देखा जा सकता था उस एंगल से कि राजनीतिक फायदे के लिए काम हो सकता है, वहां किया जाए। यहां तो दोनों के पास भरपूर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, समय है, वक्त है, इसको देखना चाहिए, बड़े करीब से देखना चाहिए और इस प्रोसेस को स्मूथली जाने देना चाहिए। वही मुझे भी लगता है कि अभी जितने दिन और जितने समय का मौका है उस पर इस चीज पर ध्यान तो बहुत फोकस तो करना ही पड़ेगा ना, और दोनों ही दलों को करना पड़ेगा कि किसी का किसी पे, चूंकि कांग्रेस के साथ ज़्यादा कांग्रेस को शिकायतें हैं या कांग्रेस को संदेह है और सभी लोगों को लगता है कि अचानक ये कैसे हड़बड़ी में हो रहा है, तो यहाँ इस मौके को भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका सियासी पक्ष देखने का मौका तो अभी बाद में आएगा। अभी कम से कम मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ ऐसे कुछ राज्य हैं जिनको राहत है अभी 3 साल की, तो ये मौका बाद में आएगा। इसके पहले इस पूरी प्रक्रिया पर जो है नज़र रखकर या उसमें अपने सुझाव संशोधन देकर उसको दोबारा मौका दिलाने की भी कोशिश कर लेनी चाहिए, लेकिन पहले इस प्रक्रिया का रिजल्ट पर भी नजर रखी जानी चाहिए। ठीक है, अजय धवले जी क्या कुछ कहेंगे? शिंपी जी बड़े आप पर आरोप लगा रहे थे उस समय और जल्दबाजी को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, जिस तरह से शिंपी जी भी कह रही थी कि बड़ा पोर्शन जो है बाहर निकल गया होगा, किसान खेतों में होंगे, तो इससे बेनिफिशियल जो बात कर रहे थे आशीष जी भी यही कह रहे थे कि अभी दोनों पक्ष को न्यूट्रल होकर ये चीजें, इस पूरे प्रोसेस को देखना चाहिए, सवाल जवाब और जो नैरेटिव की बात है उसको अभी दरकिनार करके इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहिए। धवले जी देखिए, राघवेंद्र जी जब चुनाव आयोग इस प्रोसेस को कर रहा है तो उसने सारे टाइम फ्रेम का कैलकुलेशन किया होगा। निश्चित रूप से जब भी भारत में चुनाव की घोषणा होती है, हम सभी जानते हैं, त्योहारों को ध्यान में रखा जाता है, बच्चों की छुट्टियों को ध्यान में रखा जाता है, किसानों की बुआई को ध्यान में रखा जाता है। ये सब रख के देश का चुनाव आयोग हमेशा चुनाव करते रहता है। हाल ही में हमारे लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और शिंपी जी को मुझे लगता है कि देश के संसाधनों पर, देश के मैन पावर पर विश्वास नहीं है। 90 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक सरकार को चुना है। ये विश्व का ऐसा इकलौता लोकतंत्र है जहां इतने स्मूथ तरीके से डेमोक्रेटिक पद्धति से चुनाव होते हैं। भारत के लोकतंत्र में इसी वजह से आज हमारी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, ये इसीलिए जीवित है कि हमारे देश के नागरिकों का अपनी संस्थाओं में विश्वास है। क्या शिंपी जी और कांग्रेस इन देश की संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास को तोड़ना चाहती है? और ये पहली बार नहीं। देखिए, इस प्रकार से अगर यदि हम समय की बात करें तो फिर अभी कुछ दिनों बाद शादियों का सीजन आ जाएगा, फिर लोग नहीं मिलेंगे, फिर बारिश का सीजन आ जाएगा, फिर बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ये ऐसे देश, भारत इतनी विविधताओं से भरा देश है कि यहाँ कभी ना कभी चुनाव आयोग को निर्णय लेकर प्रक्रिया करनी पड़ेगी। दूसरा, इन्होंने विषय कहा कि फाइनल जजमेंट आया नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। देखिए, इनिशियली आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन था और जो इंटरिम रिलीफ मांगा गया था, इंटरिम रिलीफ यही कह के मांगा गया था, ये जो आपने आज कारण अभी शिंपी जी ने बताया, यही सब कारण इंटरिम रिलीफ के लिए कि वो बहस को लेके सुप्रीम कोर्ट में होते और उसमें यही मांगा गया था कि प्राइमा फेसी इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, हम इसको रोक नहीं सकते। यदि आपको कुछ इस पर आपत्ति है तो जब दावे आपत्तियों का एक समय होता है महीने भर का, उसमें आप दावे आपत्ति लीजिए, जिन लोगों के नाम कट रहे हैं उनसे अपील करवाइए, और ये पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। किसी भी प्रकार का लूपहोल्स आपको दिखता है तो सुप्रीम कोर्ट और देश के न्याय व्यवस्था के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। रही बात मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो मध्य प्रदेश में देखिए वर्तमान में परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारे जो सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, वो अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो 5 करोड़ 60 लाख से अधिक वोटर्स हैं उनके पास जाके उनके एनुमरेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, 2003 की मतदाता सूचियों से किस प्रकार से मिलान करना है, ये सारी प्रक्रिया अपने अपने स्तर पर चल रही है। सारे राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी की तो प्रदेश की टोली का गठन हो गया, जिलों की टोली का गठन हो गया, हमारे BLA 1 भी गठित हो चुके हैं, हमारे BLA 2 की भी सूचनाएं हमने जिले के कलेक्टरों को दे दी है। तो भारतीय जनता पार्टी की बृहद और विस्तृत तैयारी है। मुझे लगता है कांग्रेस की विस्तृत तैयारी नहीं है, और कांग्रेस इस बात के लिए, देखिए, एक दल
जो पॉलिटिकल डिबैकल की, पॉलिटिकल जिसको हम कहेंगे कि राजनीतिक हार की जिम्मेदारी अपने नेतृत्व के ऊपर देना ही नहीं चाहता, वो इस प्रकार के देश की संवैधानिक संस्थाओं पर जिम्मेदारी डालते रहेंगे। ये पहली बार नहीं है। इसके पूर्व राहुल गांधी ईवीएम को दोषारोपण करते थे, अब राहुल गांधी जी ठीक है ईवीएम पर बाद में बात होगी। शिल्पी जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना, किस तरह से आशीष दुबे जी ने जो बात कही उसको आप जस्टिफाई करती हैं, या जो कह रहे हैं धौले जी उसको आप किस तरह से, उस पर कमेंट आपके क्या कुछ होंगे? देखिए राघवेंद्र जी, जैसा ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि कांग्रेस एसआईआर की प्रक्रिया को स्मूथली होने क्यों नहीं देने जा रहा है। आपने देखा अभी विधानसभा सत्र हुआ था हाल ही में, जिसको छोटा सा कर दिया गया। जब उमंग सेंगार जी ने और कांग्रेस के विधायक दल ने उस पर प्रश्न उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि शुरुआत में तो कांग्रेस सोती रहती है और जब घोषणा हो जाती है तो नींद से जागती है। अब हम एसआईआर की प्रक्रिया में जब प्रथम दिन से अनियमितताएं निकल कर आ रही है और उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो ये कहते हैं कि एसआईआर को स्मूथली हो जाने दीजिए, बाद में नींद से जागिएगा। तो आपको तो दोनों तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना है। दूसरी बात, आप हमारे नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जितने प्रश्न हमने दागे हैं उसका एक भी जवाब नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी को ये कहने की बजाय कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है, आप चुनाव आयोग से हमारे साथ खड़े होकर प्रश्न क्यों नहीं करते हैं? चुनाव आयोग ने आनन फानन में बीएलओ की नियुक्तियां कर दी जो अनट्रेंड हैं, वो बीएलओ जिनके पास 13 दिन के प्रत्येक वर्ष चुनाव कराते मुहैया कराए जा रहे हैं। तो दूसरी बात, आप देख रहे थे बिहार के अंदर प्रथम चरण के चुनाव होते हैं, उसके बाद भी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे थे, जिसके ऊपर भी आरजेडी और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन फाइल किया। क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई निर्णय लिया? कोई उसने कांग्रेस के या आरजेडी के ऑब्जेक्शन को कंसिडर किया? फिर आप ये कहते हैं कि हम लोग इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो विपक्ष प्रश्न उठाता है उसके सीधे सीधे जवाब तो आप देते नहीं हैं। आप लोगों के भाई रटे रटाए जवाब है, एक सेट नैरेटिव है कि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन में विश्वास नहीं रखती है, कांग्रेस का नेतृत्व डिफॉल्टर है, लेकिन कांग्रेस जो जमीनी मुद्दे और जमीनी प्रश्न आपके सामने रखती है उसका आप जवाब नहीं देते हैं। ठीक है आशीष जी, चलते चलते आपसे इस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए क्या कुछ आपके रिएक्शन हुए, किस तरह से, और जो जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं एसआईआर पूरे प्रोसेस पर मध्य प्रदेश में, वो स्मूथ कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए मामला कोर्ट में भी गया है, कई स्तरों पर इस पर बातचीत हुई है। चुनाव आयोग खुद जो एक अपनी संस्था है देश की, और भी इसके साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर राज्य के अधिकारी और सब परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इन्वॉल्व होते हैं। तो निश्चित तौर पर फीडबैक जाएंगे और उस तरह से वो उसमें सुधार करेंगे। लेकिन इसके लिए सुधार कराना है या कोई चीज़ कराना है तो इसके लिए विपक्ष को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो मैंने पहले भी कहा कि 35-40% वोट तो मध्य प्रदेश में उनका है अभी, तो उस नाते उनको अपना उस ताकत का और दबाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि उन्हें लगता है कि ये अधूरी है या अपारदर्शी है या निष्पक्ष नहीं है, तो इनको ये चीज करना पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ इस पर नजर भी रखनी पड़ेगी, ये वक्त जाया ना हो जाए कि आरोपों में हो जाए और बाद में भाजपा फिर उसको कहे कि साहब वो तो आप उसी में उलझे रहे और अब बाद में आप शिकायतें कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, बिहार में हुआ और जगह पे भी ये बात हुई। लेकिन मैं इसके दूसरे सियासी पक्ष की तरफ जरूर बोलना चाहूंगा कि देखिए बिहार में ये मामला हुआ और इससे लोग कनेक्ट नहीं हुए, सियासी तौर पर आप देखिए इससे लोग कनेक्ट नहीं हुए, बहुत कम शिकायतें रहीं, बहुत लोग, वो मुद्दा उतना नहीं चला। इसको बहुत ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको निगलेक्ट कर देना चाहिए। नतीजों की वजह से मुद्दे खत्म नहीं होते, मुद्दों को जिंदा रखा जाना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा जो है ये एक अलग मुद्दा है और इससे सिर्फ वही प्रभावित होगा, वही इससे आप उनके साथ आ सकता है जो आवाज उठाए जिसका वोट कटा हो। लेकिन ऐसी संख्या कम है, जिनका वोट नहीं कट रहा है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो इस मुद्दे पे कैसे सियासी तौर पे साथ होंगे? तो इसलिए कांग्रेस को इसके साथ साथ उन मुद्दों पर काम करना होगा जो मुद्दे चुनाव में उसकी हवा बनाने का काम करें। चलिए इसी कमेंट के साथ इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, शिल्पी जी आपका और आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।